फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, जो कि 1870 से 1947 तक चला, क्योंकि 1947 में हमें पता है कि हमें आज़ादी मिल गई थी, इंडिपेंडेंट हम हो गए थे अंग्रेज़ों के शासन से। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री वो होती है जो कि मुग़लों के बाद से स्टार्ट होती है। मुग़लों के बाद से हमारा देश आज़ाद हुआ, उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे हम एक ब्रीफ में, एक्चुअली ब्रीफ में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके अंदर के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आप हायर स्टडीज़ जब करेंगे तब आप उसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ब्रीफली आपको एक आउटलुक देना कि किस तरीके से हमें आज़ादी मिली वो इस चैप्टर से कवर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको उस स्ट्रगल को समझने के लिए जो हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने, जो कि बहुत महान समझे जाते हैं, जिनको हम आज, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी सब सेलिब्रेट करते हैं, तो उनको समझने में आपको अच्छी जानकारी इससे मिलेगी और आप कुछ सीख भी सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। प्रीवियस चैप्टर का इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है कि आपने क्या पढ़ा था। पहले हमने ये पढ़ा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ने जो टेरिटरीज़ पर उन्होंने किया, शुरू में वो ट्रेडिंग करने आए थे, हमको पता है। फिर उन्होंने टेरिटरीज़ को टेक ओवर किया, ठीक है, बहुत सारे किंगडम्स पे टेक ओवर उनका हो गया था, हमको पता है कैसे उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ किया। रिवेन्यूज़ पे पहले उनका कंट्रोल हुआ, फिर धीरे धीरे उन्होंने उस रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए सोचा कि एडमिनिस्ट्रेशन में हम जाएं जिससे कि रिवेन्यू को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकें। तो टेरिटरीज़ को भी उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज। फिर उन्होंने क्या किया कि जब एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में आ गया तो उन्होंने सोचा कि देश की जनता को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए लॉज बनाने हैं, नए एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस उन्होंने इस्टेब्लिश किए, चेंज किए लोगों की लाइफ्स में, जैसे कि पीजेंट्स में, ट्राइबल्स में, ठीक है, उनकी लाइफ को चेंज करने की कोशिश की। एजुकेशन में चेंज लेकर आए। 19th सेंचुरी में एजुकेशन में चेंज इसलिए लेकर आए क्योंकि वो हमको अनसिविलाइज समझते थे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में पढ़ाया हुआ है, आप जा सकते हैं देखने के लिए। अनसिविलाइज समझते थे और हम वो सोचते थे कि अगर इंडियंस एजुकेटेड हो जाएंगे तो वो हमको यहीं से हायर कर लेंगे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए, और बाहर से लोगों को, उनको ब्रिटेन से बुलाना नहीं पड़ेगा, उनके ही काम आएंगे, ठीक है। उन्होंने अपने पर्पज़ के लिए सारे काम किए। डिबेट्स हुई वीमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि हमारे देश में उस समय बहुत बेकार थी। चैलेंजेस टू द कास्ट सिस्टम, ठीक है, कास्ट सिस्टम भी उस समय प्रिवेलेंट था। तो ये बहुत सारी समस्याएं थी जो ब्रिटिश ने महसूस की थी, और उसको चेंज करने के लिए ना सिर्फ ब्रिटिश ने बल्कि हमारे देश के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने भी काफ़ी कोशिश की और उसको दूर किया। हालांकि आज भी चलता है ये, लेकिन कुछ हद तक कम तो हुआ है। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म उन्होंने किए। फिर रिवोल्ट हुआ 1857 का, और उसके बाद के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी हमने पढ़े थे पिछली चैप्टर्स में। डिक्लाइन हुआ फिर क्राफ्ट्स का, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़। क्यों? क्योंकि यहाँ से कच्चा माल लेकर फिनिश प्रोडक्ट जो ब्रिटेन में बनता था, फिर वो उसे यहीं बेचते थे अंग्रेज़, जो कि बहुत सस्ता होता था। जो हैंडीक्राफ्ट्स जो हमारे देश में बनता था, जो हाथ से बनाया जाता था, उसके मुकाबले वो बहुत सस्ता बेचते थे। तो वो आपको पता है कि क्राफ्ट्स का डिक्लाइन हो गया, इंडस्ट्रीज़ क्योंकि बढ़ गई। तो इस बेसिस पर अब तक जो पढ़ा है आपने, तो ये इससे क्या आपको पता चल गया कि इंडियंस अब बहुत असंतुष्ट हो गए थे, यानी बहुत गुस्सा आने लगा था उन्हें ब्रिटिश रूल से, क्योंकि उनको हर जगह नुकसान ही नुकसान झेलना पड़ रहा था, ठीक है। इफ़ सो हाउ वर डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस डिससेटिस्फाइड। तो ये जो डिससेटिस्फैक्शन है, हम इसको किस रूप में देख सकते हैं, कैसे हमको लगेगा कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे अंग्रेज़ों की इन सब कामों से, तो वो हम देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है द एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है? देश, एक ही देश का होने की भावना होना। जैसे कि हम अक्सर लोग सोचते हैं कि हम तो मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम पीजेंट्स हैं, हम ट्राइबल्स हैं। तो अक्सर क्या होता है, उस समय भी यही होता था कि ट्राइबल्स के हक के लिए लड़ते थे, पीजेंट्स के हक के लिए लड़ते थे। उन्हें ये लगता था पीजेंट्स के साथ जो बुरा हो रहा है बस हमारी डिमांड्स पूरी हो जाएँ तो एनफ है, ठीक है। लेकिन जो हमारे देश को एक समझने की, मतलब हमें अपना इस देश का एक नागरिक समझने की जो भावना है, यानी कि इस पूरे देश में जितना भी कुछ गलत हो रहा है वो सब हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो समझने की भावना है, एक नेशन होने की जो भावना है, ना कि एक पीजेंट होने की, ना एक सैनिक होने की, ना एक ट्राइबल होने की भावना, बल्कि एक राष्ट्र होने की जो भावना है, दैट इज़ कॉल्ड नेशनलिज्म। वो लोगों में कैसे उभरी, कैसे आई? एकदम से तो आई नहीं, तो धीरे धीरे आई। और उसका पहला हम लोगों को एविडेंस देखने में मिलता है, थोड़ा थोड़ा जो हमको लगता है वो है 1857 में। हालांकि सब लोग अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि ये जो फेलियर था वो इसलिए था क्योंकि पूरा राष्ट्र एक नहीं था। एक होता तो शायद वो अंग्रेज़ उस समय ही इस देश से बाहर निकल जाते। तो हम स्टार्ट करते हैं।
द अबव मेंशन डेवलपमेंट्स लेड टू द पीपल ऑफ टू आस्क अ क्रूशल क्वेश्चन। ठीक है, जितनी भी सारी हमने चीज़ें भी पिछले चैप्टर्स में पढ़ी, उससे ये लोगों को लगा, एक क्वेश्चन उठा उनके दिमाग में कि व्हाट इज़ दिस कंट्री ऑफ इंडिया, यानी कि ये इंडिया जो कंट्री है ये क्या है और ये इसका क्या मतलब है, क्यों है ये। तो द आंसर दैट ग्रेजुअली इमर्ज्ड वॉज, तो ये इसका आंसर धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा। क्यों? अपने उन एक्सपीरियंसेस से उनको लगने लगा कि इंडिया क्या थी, यानी इंडिया के लोग, उसी को तो इंडिया बोलेंगे। ठीक है, कोई टेरिटरी तो वो है नहीं, लोगों से ही मिलके कोई कंट्री बनती है। सारे पीपल, चाहे उनकी कोई भी कास्ट हो, कोई कलर हो, कोई क्रीड हो, लैंग्वेज, जेंडर, ये सब क्या है, एक कंट्री है। एंड द कंट्री, उसके रिसोर्सेज, उसके सिस्टम्स, ये सब एक कंट्री में आते हैं। ठीक है, वही इंडिया है। तो विद दिस आंसर केम द अवेयरनेस, तो इसी आंसर से, क्योंकि हम एक होंगे तभी, क्योंकि ये सब एक इंडिया के अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमारी हैं। अगर हम ये सोचेंगे तो इससे लोगों में जागरूकता पैदा होगी। तो इससे क्या हुआ, इसी आंसर से ब्रिटिश वर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को पता चल रहा था कि ब्रिटिश क्या कर रहे थे, इंडिया के रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, एंड द लाइव्स ऑफ इट्स पीपल, और इसके लोगों की ज़िंदगियों को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे विद देयर ओन लॉज, जो उन पर इम्पोज किए जा रहे थे। एंड अनटिल दिस कंट्रोल वॉज एंडेड इंडिया कुड नॉट बी फॉर इंडियंस, और जब तक कि ये कंट्रोल नहीं ख़त्म होता तब तक इंडिया इंडियंस के लिए नहीं हो सकता था, यानी कि वो हम उनका देश नहीं बन के रह सकता था, क्योंकि उसके लिए उनके ऊपर किसी और का कंट्रोल हटना ज़रूरी है। अगर वो उनको सॉवरेन बनना है, अपने ऊपर खुद कंट्रोल करना है, तो अपनी कंट्री को अपना बनाना है तो। ठीक है, तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो उनके अंदर चेतना है, वो धीरे धीरे बिगेन टू बी क्लियरली स्टेटेड बाय द पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म। क्योंकि 1850 के बाद अब देश में जागरूकता आने लगी, तो लोगों ने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाने शुरू कर दिए, स्पेशली दोज दैट केम इनटू द बीइंग इन द 1870s एंड 1880s। ठीक है, 70s और 80s में जो भी एसोसिएशंस बनी उनके बारे में है ये। इनमें से जो ज़्यादातर थी उसमें इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल वो लीड कर रहे थे इसको, जैसे कि लॉयर्स थे। ठीक है, द मोर इम्पॉर्टेंट वंस वर द पूना सार्वजनिक सभा एंड द इंडियन एसोसिएशन एंड मद्रास महाजन सभा एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सब क्या है, ये सब पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं, लोगों ने पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए ये ओपन की थी। ठीक है, आपको इनके सबके नाम याद रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि इनमें से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि नेम्स भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ना पूछें आपकी क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग, लेकिन नाम आपको पता होने चाहिए। अब है नोट द नेम, पूना सार्वजनिक सभा। तो ये पूना सार्वजनिक सभा, ये जो नाम है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? जो सबकी है, सारे लोगों के लिए है। सर्व ऑल यानी जेनिक ऑफ द पीपल। दो मैनी ऑफ दीज एसोसिएशंस फंक्शन इन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसमें से जो बहुत सारी एसोसिएशंस थी वो किसी कंट्री के स्पेसिफिक पार्ट पे ही काम करती थी। ऐसा नहीं कि पूरे देश पर काम करती थी, पूरे देश में इनका कंट्रोल अभी नहीं था, काम कर रही थी किसी एक पर्टिकुलर जगह पर। उनके जो लेकिन गोल्स थे वो क्लियरली बता रहे थे कि वो गोल्स ऐसे थे जो इंडिया के लोगों के लिए थे। सिर्फ बेशक वो काम एक ही जगह कर रहे थे, लेकिन जो सारे गोल्स थे वो इंडिया के सब लोगों के लिए थे, ना कि किसी एक रीजन से रिलेटेड थे, ना एक कम्युनिटी को वो टारगेट कर रहे थे और ना ही किसी क्लास को। दे वर्क विद द आइडिया दैट द पीपल शुड बी सॉवरेन। वो इस आइडिया के साथ काम कर रहे थे कि लोगों को संप्रभु होना चाहिए, ना अपने ऊपर खुद राज करना चाहिए। किसी बाहर वाले का राज जो आप पे राज आके करे, आपको नहीं सहन करना है। यानी कि इसका मतलब है एक मॉडर्न कॉन्शियसनेस, यानी कि उनके अंदर अपनी चेतना आए, एक आधुनिक चेतना आए, एंड अ की फीचर ऑफ नेशनलिज्म। और अगर ये चेतना आपके अंदर आएगी कि हम किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तो यही है नेशनलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फीचर, यानी सॉवरेन होना। अगर आपके अंदर ये फीलिंग आएगी तभी तो आप अपने देश को अपना देश मानोगे। इन अदर वर्ड्स, दे बिलीव्ड दैट द इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर अफेयर्स। इसका मतलब ये है कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल होगा। इसका मतलब आप अपने सारे काम, जितने भी आपके काम होंगे देश में, आप उसका डिसीजन खुद लेंगे, ना कि किसी बाहर वाले ब्रिटिश या किसी और अथॉरिटी के थ्रू आप अपने डिसीजंस लेंगे, आप अपने डिसीजंस खुद लेंगे। ठीक है, तो ये जो डिससेटिस्फेक्शन है ब्रिटिश रूल से वैसे ही लोग परेशान होने लग गए थे, लेकिन ये जो डिससेटिस्फेक्शन है ये थोड़ा तेज़ हो गया 1870s और 80s में। फिर आया आर्म्स एक्ट 1878 में। इससे क्या होता, इस एक्ट में ये बताया गया था कि कोई भी इंडियन अपने पास कोई हथियार नहीं रख के घूम सकता। ठीक है, तो लेकिन अंग्रेज़ों को ये अलाउड था, लेकिन इंडियंस को अलाउड नहीं था। तो ये चीज़ जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पार्शलिटी नज़र आएगी तो आपको डिससेटिस्फेक्शन वो देगी।
ठीक है। इन द सेम ईयर फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। इसमें क्या था, इसमें ये था कि गवर्नमेंट के खिलाफ आप न्यूज़पेपर में कुछ भी नहीं छाप सकते। तो इसका मतलब ये आपकी जो अब राइट टू फ्रीडम है, जिसमें एक्सप्रेशन आपको करना है, आप चाहे लिख के करें चाहे बोल के करें, तो ये उसका एक तरीके से सप्रेस किया जा रहा था। तो आप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये था इन एन एफर्ट टू साइलेंस दोज, क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ होते थे उनको चुप करने की साजिश थी। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट की नीतियों के खिलाफ कुछ बोल नहीं, आपको अलाउड नहीं है, आपको एक क्रिमिनल माना जाएगा, तो ये एक तरीके से उनको साइलेंस करने की ही तो चाल होगी। ठीक है। द एक्ट अलाउड the government to confiscate the asset of newspapers including their printing presses if the newspaper published anything that was found objectionable। ठीक है। इस एक्ट के थ्रू क्या बोला गया कि कोई भी न्यूज़पेपर अगर कुछ ऐसी खबर छापेगा या कुछ ऐसी भी चीज़ छापेगा जो कि ऑब्जेक्शन करने लायक है, यानी कि सरकार के खिलाफ है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, तो उनकी सारी जो संपत्ति है न्यूज़पेपर की, चाहे उनकी प्रिंटिंग प्रेस हो चाहे उनकी और कोई एसेट हो, उसको जब्त कर लेंगे। जब्त करने का मतलब है अपने कंट्रोल में लिया जा सकता है। ठीक है। ये रूल बनाया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू। ये भी 1978 में ही बना था। तो आपको इनके दोनों के ईयर याद रखने हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं क्योंकि हमारी ये नेशनल जो स्ट्रगल है उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट ही घटनाएं हैं जिनको आप बड़ी क्लासेस में तक भी पढ़ते हैं। तो आपको ये इनके ईयर तो याद रखने ही पड़ेंगे। 1883 में क्या है, एक फ्यूरोर ओवर द अटेम्प्ट। अब क्या हुआ, एक और लोगों के अंदर एक गुस्सा आया, अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द इल्बर्ट। अब एक इल्बर्ट बिल और आ गया। ठीक है। इल्बर्ट बिल में क्या था, इसमें क्या था, प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सनस बाय इंडियंस। इसका मतलब क्या था, जब इंडियंस कुछ क्राइम करते थे या उनके ऊपर कोई केस चलता था तो क्या था, तो ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सनस जज हो सकते थे। ठीक है, होते थे अक्सर। एंड सॉट इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री। ठीक है। इसमें क्या था, बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सनस बाय इंडियंस। इस बिल के अंतर्गत ये आया कि अब इंडियंस भी जज हो सकते हैं अगर कोई क्रिमिनल यानी एक्यूज्ड, क्रिमिनल तो हम डिसीजन के बाद बोलते हैं, लेकिन जब तक वो क्रिमिनल नहीं है तब तक हम उसे एक्यूज्ड बोलते हैं, तो उसका ट्रायल यानी वो ब्रिटिश भी होगा यूरोपियन पर्सनस भी होगा तो वो इंडियंस कर सकते हैं। एंड सॉट इक्वालिटी, इससे इक्वालिटी आई ब्रिटिश और इंडियन जजेस में। अब तक नहीं था ऐसा। अब तक क्या होता था, इंडियन लोगों को ट्रायल कर सकते थे ब्रिटिश जज, यूरोपियन जजेस, लेकिन इंडियन नहीं कर सकते थे ब्रिटिश और यूरोपियन एक्यूज्ड को। लेकिन इस बिल के थ्रू ये इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई। बट व्हेन वाइट ऑपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द बिल, लेकिन जो गोरे लोग थे यानी अंग्रेज़ थे, बाकी अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया कि गवर्नमेंट को बोला कि ये बिल विड्रॉ कर लो। ठीक है, यानी वापस ले लो। तो इंडियंस क्या थे, अब वो इनरेज्ड यानी बहुत गुस्से में आ गए, उनको गुस्सा आया। तो ये जो इवेंट है इससे हाईलाइट हुआ रेशियल एटीट्यूड्स ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, कि देखो कितना जाति पाति का ये लोग हम लोगों में भेद करते हैं, इंडियंस को और ब्रिटिश को अलग समझते हैं। तो ये एटीट्यूड उनका लोगों को समझ में आने लगा। ठीक है। द नीड फॉर एन ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हैड बीन फेल्ट सिंस 1880। ठीक है। अब कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत तो पहले से ही महसूस की जा रही थी 1880 से, कि कुछ पढ़े लिखे लोग हों, अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाएं पूरे इंडिया में जो काम करें। ठीक है। अभी तक तो जो एसोसिएशंस थी वो एक पर्टिकुलर जगह पे काम कर रही थी, लेकिन एक ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बने, इसकी नीड बहुत समय से महसूस की जा रही थी। बट द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी डीपेंड दिस डिज़ायर। तो ये जो इल्बर्ट बिल की जो कंट्रोवर्सी हो गई, जो इन्होंने इक्वालिटी लाने की कोशिश की थी बिल के थ्रू, लेकिन उसे वापस ले लिया गया, तो इंडियंस को लगा कि ये तो ऐसा करना ही नहीं चाहते, हम लोगों में इक्वालिटी लाना ही नहीं चाहते। इससे अब ये जो इच्छा थी लोगों की ये बहुत गहरी होती चली गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड व्हेन 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मेट एट बॉम्बे इन दिसंबर 1885। ठीक है। तो ये जो हम आज भी कांग्रेस का नाम सुनते हैं ना, तो यही इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है जो हमारे 1885 से चलती आ रही है। इसका पूरा नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ये 1885 में बनी थी। इसमें अलग अलग इंडिया की जगहों से 72 डेलीगेट्स आए, यानी कि उनके रिप्रेजेंटेटिव आए उन जगहों के, वो सब मिले बॉम्बे में और फिर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। शुरुआत की लीडरशिप कौन सी थी, मतलब इनके लीडर्स कौन कौन से थे, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, WC बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, इनको RC दत्त के नाम से भी बोला जाता है, S सुब्रमण्य अय्यर, और ये उनमें से कुछ थे। वॉज लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कैलकाटा। तो मोस्टली बॉम्बे और कैलकाटा में से ये थे। ठीक है। जो नौरोजी हैं ये एक बिजनेसमैन थे और एक पब्लिसिस्ट थे जो कि लंदन में
सेटल हो गए थे। पब्लिसिस्ट कौन होता है? एक ऐसा इंसान जो पब्लिसाइज करता है एक आइडिया को कुछ इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, ठीक है। वो कुछ लिखता है या कुछ रिपोर्ट्स लिखता है या कुछ बोलता है मीटिंग्स में, तो कुछ आइडियाज़ फैलाने के तरीके से ऐसा काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर द टाइम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ये क्या थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले इंडियन मेंबर भी थे। गाइडेड द यंगर नेशनलिस्ट, उन्होंने बाकी के जो छोटी उम्र में छोटे नेशनलिस्ट थे उनको गाइड भी किया, ठीक है। देखिए इनकी यहाँ पिक्चर दी गई है। रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स A.O. ह्यूम थे, इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि किसने स्थापना की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो आपको A.O. ह्यूम बोलना है, ठीक है। इनमें से किसी का नाम नहीं लेना है। ये आपको ईयर याद रखना है, ये आपको इसके एस्टेब्लिश करने वाले का नाम याद रखना है। ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन ब्रिंगिंग इंडियंस फ्रॉम द वेरियस, क्योंकि इस हो सकता है इस बुक में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कम हो, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में, कांग्रेस की 1885 में, ठीक है। बाकी सारे नेता तो थे ही। अब है अ नेशन इन मेकिंग। तो नेशन होने की जो भावना थी लोगों में आने तो लग गई थी, पर अभी वो बन रहा था। नेशन पूरा बन के नहीं आया था, मतलब लोगों में वो भावना पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई थी, ठीक है। इट हैज़ ऑफन बीन सेड दैट द कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 ईयर्स वॉज मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट का क्या मतलब है कि शुरू में ये कहा जाता है कि जो कांग्रेस थी वो अपने शुरू के 20 सालों में मॉडरेट रही। मॉडरेट का मतलब है कि वो अपने फेवर में, इंडियंस के फेवर में जो लॉ बनाना चाहती थी उसके लिए अंग्रेज़ों से प्लीड करती रही, यानी रिक्वेस्ट करती रही, डिमांड के लिए डिमांड करती रही, प्लीड करती रही। उन्होंने कुछ भी वायलेंट कुछ भी मीन्स अपनाए नहीं, यानी कि कुछ हिंसा नहीं की, जैसे बम फोड़े, ये करा, इसको मार दिया, उसको मार दिया, सब कुछ भी नहीं किया उन्होंने उनको हटाने के लिए। बस उनसे एक मॉडरेटली यानी कि पोलाइटली डिमांड करते रहे कि हमें ये चाहिए। अपने ऑब्जेक्टिव्स में भी मॉडरेट थी वो, और मेथड्स में भी, ठीक है। यानी उनके ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा ऐसे नहीं थे कि अब जाओ यहाँ से, एकदम से ही नहीं भगाना चाहते थे वो उनको। वो बस चाहते थे कि धीरे धीरे हमको लॉ मेकिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में स्थान मिले। इस पीरियड के दौरान उन्होंने इट डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस, वो चाहते थे कि इंडियंस को भी गवर्नमेंट में लिया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में लिया जाए, ठीक है। मैंने कहा ना यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम नहीं था। वो अंग्रेज़ों को तुरंत भगाना नहीं चाहते थे, बस वो अपनी उपस्थिति, वो अपनी प्रेजेंस चाहते थे। कहाँ? गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में। वो चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव। आपको पता है ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं ये जो हैं इसमें क्या होना चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी कि हर जगह के लोग होना चाहिए, हर कास्ट के, हर जगह के, और इसको ज़्यादा पावर दी जानी चाहिए और इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए प्रोविंसेस में जहाँ पर कोई भी काउंसिल नहीं है। मतलब काउंसिल कहीं जहाँ है वहाँ पर पावर ज़्यादा, और जहाँ नहीं है वहाँ पर क्रिएट की जाए। उन्होंने डिमांड की कि इंडियंस को हाई पोजीशंस में रखा जाए गवर्नमेंट के, ऐसा नहीं है कि उनको लोअर पोजीशंस भी रखा जाए और ब्रिटिश को हायर पोजीशंस भी रखा जाए। इसके लिए, इस पर्पज़ के लिए उन्होंने क्या किया? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो हम IAS की परीक्षा आजकल बोलते हैं ना, UPSC की, तो उन्होंने क्या किया? इसकी डिमांड की कि वो इंडिया में भी हो, जैसे कि लंदन में होती थी। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए ऐसे इंडिया में भी होनी चाहिए, उन्होंने डिमांड की। तो ये जो डिमांड है, ये जो इंडियनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को भी लेना, ये क्या था? उस पार्ट ऑफ अ मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म। वो क्या चाहते थे कि जो रेसिज्म जो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने फैलाया हुआ था उसको दूर करने के खिलाफ जो आंदोलन था उनका, उसका एक पार्ट था। सिंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स एट द टाइम वर मोनोपोलाइज्ड बाय वाइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जॉब्स थी वो अंग्रेज़ों को ही दी गई थी, ठीक है, अंग्रेज़ ऑफिशियल्स को ही दी गई थी। एंड द ब्रिटिश जनरली अज्यूम्ड दैट इंडियंस कुड नॉट बी गिवन पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंग्लैंड, क्योंकि इंडियन सोचते थे, शुरू से मैं आपको बताती आ रही हूँ कि वो अनसिविलाइज्ड तो समझते ही थे हमें, और वो चाहते थे, वो ऐसा सोचते थे कि रिस्पॉन्सिबल जो काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशंस इंडियंस को हम नहीं दे सकते। सिंस ब्रिटिश ऑफिसर्स वर सेंडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरी होम, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर अगर ब्रिटिश होंगे तो उनको सैलरी मिलेगी, इंडिया से ही मिलेगी, और वो अपने घर भेज देते थे उस सैलरी को। तो इंडियनाइजेशन अगर ऐसा होता तो उम्मीद की गई कि इससे जो हमारे देश का जो धन इंग्लैंड में जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर की सैलरी के रूप में, वो हमारे देश में ही रहेगा, ठीक है। यानी उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, इनका ही ये कॉन्सेप्ट था। उन्होंने लोगों को बताया कि ये जो हमारे देश का पैसा है ये बाहर जा रहा है, ठीक है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रख सकते हैं। अदर डिमांड्स क्या थी? इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव,
क्योंकि आज भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेपरेट किया गया है एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को, जिससे कि एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी ना कर सके, उस पर कंट्रोल करने के लिए जुडिशरी उससे अलग होनी चाहिए। यानी अलग होने का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव की जो, यानी कि पार्लियामेंट में कोई भी बंदा बैठ के डिसाइड नहीं कर सकता कि जुडिशरी में यानी कि जज कौन होगा। जज को ना हटा सकते हैं वो, ना जज को अपनी मर्ज़ी से अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए जुडिशरी ही अपने आप एक सिस्टम फॉर्म करेगी, तो यानी वो इससे अलग काम करेगी, जिससे कि एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करे तो उसको डर हो कि उसके ऊपर कोई है। ठीक है। एंड रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट। रिपील का मतलब होता है वापस लेना, कोई चीज़ आई उसको वापस ले लिया। रिपील का मतलब होता है किसी लॉ को अंडू करना, ऑफिशियली एंड करना उसकी वैलिडिटी को, जिसको लॉ समझा जाता था। ठीक है। आर्म्स एक्ट को, आर्म्स एक्ट में क्या था हमने पढ़ा था कि कोई भी इंडियन आर्म्स नहीं रख सकता, 1978 में मैंने आपको बताया था। ठीक है, आपको याद रखना है ईयर भी और इसके बारे में भी कि कोई भी इंडियन कोई भी आर्म का मतलब हथियार अपने पास लेके नहीं रख सकता। एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट मैंने आपको बताया, वो भी 1978 में, जिसमें कि कोई भी प्रेस ऐसी चीज़ नहीं छाप सकती जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करे। ठीक है, इसको भी रिपील करने की बात कही गई, किसके द्वारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड, ये शुरुआत की कांग्रेस की बात चल रही, जो शुरुआत में जो बनने के 20 साल तक उन्होंने क्या क्या किया, ये वो बात की जा रही है। शुरुआत में वो बहुत मॉडरेट थे, बहुत विनम्रता से बात कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने ये भी बहुत सारे टॉपिक्स उठाए, नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज़ भी उठाए। डिक्लेयर द ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी, उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया था, किसने? कांग्रेस के नेताओं ने, कि जो इन ब्रिटिश रूल की वजह से देश में बहुत सारी गरीबी आ गई है और फेमाइंस यानी कि अकाल पड़ने लग गए हैं। इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू, क्योंकि उन्होंने लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया है कि हमें रेवेन्यू ज़्यादा चाहिए। उससे क्या हुआ? इम्पोवरिश्ड, उससे जो पीजेंट्स और ज़मींदार हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। और एक्सपोर्ट जो ग्रेन का है, हमारे देश में जो अनाज होता है वो यूरोप में एक्सपोर्ट हो जाता है, उससे हमारे अपने देश में फूड की शॉर्टेज पड़ती जा रही है। ठीक है, तो जो कांग्रेस है उसने डिमांड किया कि रेवेन्यू कम कर दो हमसे, मतलब टैक्स कम लो खेती पर जो लिया जाता है। ठीक है, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर, यानी कि आप अपनी कहीं पे भी टेरिटरी को एक्वायर करने के लिए कहीं पे भी हमारे देश के सैनिकों को ले जाते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, अपने देश के सैनिकों को खूब सैलरी देते हैं और खिलाते पिलाते हैं, तो ये सारा जो एक्सपेंडिचर है हमारे देश से जाता है। ठीक है, उसको कम करो आप। जो मोर फंड्स हैं वो इरिगेशन में लगाओ, यानी कि जो खेतों में पानी देने की जो समस्या है उसको बढ़ाओ। और बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास किए, जैसे सॉल्ट पे, नमक पे भी टैक्स लगाते थे अंग्रेज़, उसको ख़त्म करो। ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबरर्स अब्रॉड, यानी कि यहाँ के जो लेबर्स थे उनको बाहर काम पर ले जाते थे वो लोग। ठीक है, एंड द सफरिंग्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, और जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे उनकी तो बहुत ज़्यादा सफरिंग्स थी, उनको ख़त्म करो। कॉज्ड बाय एन इंटरफेयरिंग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो फॉरेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में वो लोग इंटरफेयर करते थे अंग्रेज़, उसकी वजह से जो उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी उसको ख़त्म करो। ये जो सारी चीज़ें हैं, इससे लगता है, इससे पता चलता है कि एक इसमें जो लोग थे, नेता थे कांग्रेस में, वो एजुकेटेड एलीट थे। एलीट का मतलब अमीर लोग थे। लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ अपने प्रोफेशनल ग्रुप्स की तरफ से ही बात नहीं की, ज़मींदार्स और इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से ही बात नहीं की, बल्कि गरीबों के बारे में भी बात की, उनकी तरफ से भी अपनी डिमांड्स रखी। ठीक है, यानी अपने आप को एक देश समझना उन्होंने शुरू किया था। मॉडरेट लीडर्स क्या चाहते थे? वो एक डेवलप करना चाहते थे पब्लिक अवेयरनेस, क्योंकि लोगों में ये फीलिंग, उनको मतलब लोगों को बता देना चाहते थे कि देखिए आपके साथ गलत, अनजस्ट यानी कि अन्यायपूर्ण बिहेवियर किया जा रहा है ब्रिटिश रूल के द्वारा। क्योंकि जब तक हमें ये महसूस नहीं होगा हम उसके खिलाफ लड़ेंगे कैसे, तो लोगों को महसूस ही नहीं होता था शुरू में। तो महसूस करवाने का काम किसने किया? मॉडरेट लीडर्स ने किया। तो उन्होंने न्यूज़पेपर छापे, आर्टिकल्स लिखे और ये सब बताया कि ब्रिटिश रूल से कैसे हमारे देश की जो इकोनॉमिक यानी कि पैसों की जो तंगी आ गई है वो कैसे आ गई। ठीक है, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया ब्रिटिश रूल को अपने स्पीचेज़ में, और अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के, जिससे कि लोगों में ये ओपिनियन फैला सके। ठीक है, मोबिलाइज कर सके। उन्होंने ये महसूस किया कि जो ब्रिटिश है वो रिस्पेक्ट करते थे कि फ्रीडम के आइडियल्स में, जस्टिस में, यानी फ्रीडम और जस्टिस वो बिलीव करते थे उसमें। एंड सो दे वुड एक्सेप्ट द, उनको लगता था, क्योंकि वो अपने लिए तो अपने कंट्री में तो ये सब चीज़ें एक प्रैक्टिस कर रहे थे कि फ्रीडम चाहिए, तो हाँ फ्रीडम सबको थी और जस्टिस भी सबको मिलता था, तो उन्हें लगता था कि ये ब्रिटिश लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोगों को भी ये दे देंगे। ठीक है, तो व्हाट वाज नेसेसरी देयरफॉर वाज टू एक्सप्रेस देयर डिमांड्स, तो उन्होंने सोचा कि हम अपनी डिमांड्स बताते हैं इनको एक बार। ठीक है, तो धीरे धीरे जब ये बिलीव करते हैं इस चीज़ पर तो हमारी बात मान लेंगे।
एंड मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द इंडियंस, और इंडियंस की क्या फीलिंग्स हैं इनको बताते हैं। अगर बताएंगे नहीं तो वो कैसे पूरी करेंगे, हो सकता है इन्हें पता ही ना हो कि हम क्या चाहते हैं और अपने हिसाब से ये कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब काम शुरुआत के फेजेज़ में हो रहा था। तो इस वीडियो में मैं इतना ही करती हूँ, जैसे कि क्योंकि चैप्टर लंबा है, एक साथ मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़े पार्ट्स में मैं इसको कवर करूँगी। अब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।